नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। तो हम आपको सीधे तस्वीरें शिमला से दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हिमाचल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने कार्यभार संभाल लिया, पदभार संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुखविंदर सुक्खू ने संभाला है सीएम का पदभार, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया गया है। और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण और जो मंत्री बनते हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा, इस दृष्टि से भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में सत्ता नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सभी का समावेश करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सरकार और संगठन का तालमेल कैसे किया जाए? बिल्कुल अच्छा तालमेल होगा। ये सवाल आप पूछकर उस तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि तालमेल अच्छा है और हम सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं। दोनों सब लोग संगठन के आदमी हैं। और अभी मैडम प्रतिभा जी और हम सब लोग अभी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अभी मुझको फोन किया, लेकिन मेरा मुहूर्त था, तो ये राहु काल से पहले है ना मुहूर्त होता हमारी जिंदगी। उससे पहले मैंने और मुकेश जी ने कुर्सी पर बैठना। अभी हम सब बैठेंगे, सभी एमएलए लोग बैठेंगे और अभी हम अपनी चर्चा करेंगे। बहुत सर आपने जो है गारंटियां दी हैं और बहुत बार जो है बिल्कुल आपने भी कहा है, मुकेश जी ने भी कहा, पहली कैबिनेट जब मुकेश जी और हमने कहा तो दोनों प्रदेश के लीडर हैं और जनता सुनती है, तो उन गारंटियों को अभी करने का आज एक दिन में तो नहीं होगा ना। अब पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के काम में लेट लगी और भ्रष्टाचार पर क्या आपका टेक रहेगा? हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट होगी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम जल्दी ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने वाले हैं। जीरो टॉलरेंस इन करप्शन होगा और उस एक्ट की भूमिका मैंने कई बार कहा है। उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके ऑफिस में बात करेंगे, ब्रीफ में जानना चाहेंगे। टेक ओवर कर दिया है गवर्नमेंट को, आप दोनों ने किस तरह का एजेंडा फॉरवर्ड है, जो कमिटमेंट्स हैं? नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है, तो यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में। और जहाँ तक आप गारंटीज की बात कर रहे हैं, हमने कहा है उन गारंटीज जो हमने ऐलान किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। अगर तो कैबिनेट बन जाती है तब तो फुल कैबिनेट में जैसे इन्होंने कहा, नहीं तो हमने 10 दिन कहा है। 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट फॉर्म करते हैं दोनों, तो हम फैसला उस हिसाब से कर लेंगे। गुड लक सर। चलिए बात गुजरात की अब करते हैं। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे दिग्गज नेता। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 17 मंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। हेलीपैड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 2 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री और तमाम संभावित जो मंत्री कहे जा रहे हैं 17, उन्हें उम्मीद की जा रही है कि वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयार हैं। आज गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को और इसके बाद
जो मंत्री हैं उन्हें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। कल देर शाम पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने रोड शो भी किया था, जिसमें भारी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला था। चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, जितनी भीड़ तब दिखाई दे रही थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ कल भी दिखाई दी। और क्या तैयारियां हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की बाईं तरफ तस्वीरें हम देख रहे हैं और दाहिनी तरफ किस तरीके से जोश है, जश्न की तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की है। 156 सीट जीत करके बीजेपी 27 साल के बाद फिर से सत्ता में आई है और इस जीत के नायक कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस जीत के हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उनके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया और गुजरात के लिए उनका प्यार और गुजरातियों के प्रति उनका प्यार जो है वो देखने को मिला है। इस जीत में हम आपको कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेहुल झाला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेहुल, भव्य तैयारियां, जितनी बड़ी जीत हुई है, जो ऐतिहासिक जीत हुई है, और उसी तरीके से ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी ऐसा लग रहा है कि की गई हैं। जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे और एक पर शपथ समारोह होगा। अभी हम खड़े हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनके घर। सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ उनके शुभकामनाएं देने के लिए, उनको मिलने के लिए। और जिस तरह से मनसुख भाई ने न्यूज़ इंडिया से भी शुभकामनाएं ग्रहण की और बधाइयाँ दी न्यूज़ इंडिया को कि आपने कवरेज में बहुत अच्छा काम किया है, न केवल भावनगर विधानसभा क्षेत्र से बल्कि पूरे गुजरात से बढ़िया तरीके से एक प्रोग्राम चला था जो सत्य की विजय पर, उन पर भी उन्होंने न्यूज़ इंडिया को बधाई दी। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ 17 मंत्री जो हैं वो आज शपथ लेंगे। आधे से ज़्यादा जो मंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल की पिछली कैबिनेट थी, उनमें से लिए गए हैं। कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जिस तरह से उम्मीद की गई थी कि 21 से 26 का प्रधानमंडल का कद होगा, उस तरह से नहीं है। केवल 17 मंत्रियों को लगाया गया जिसमें कैबिनेट और राजस्व दिया जाएगा। जिस तरह से देखा जाए कि भव्यतम तरीके से दिव्य और भव्य जीत भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में हासिल की है, इसका एक अंदेशा जाएगा देश भर में। और इसके बाद जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है 2023 में और 24 में लोकसभा चुनाव, इसका रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की भव्य जीत के साथ अंकित कर दिया है। वो भी स्वर्ण अक्षर से अंकित किया गया है। इस तरह की दिव्य और भव्य जीत का जो आने वाले दिनों में जो जहां चुनाव है जिन 5 राज्यों में, उनका असर उन राज्यों पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गुजरात सरकार ने इस तरह से भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह यहां आयोजित किया है। दोपहर 2 बजे ये समारोह शुरू होगा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे। उसके बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक मिलेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दादा भगवान के त्रिमंदिर में, जहां उनकी बड़ी आस्था है, वहां दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद भी उनका मंदिर जाने का सिलसिला शायद जारी रह सकता है। पर जिस तरह से देखा जाए, कल रात केंद्रीय गृह मंत्री पहले आए अमित शाह, उसके बाद तुरंत 11:30-12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और बाकी जो गणमान्य मंत्री हैं, बाकी राज्यों के सीएम हैं, वो भी 12:30-1 बजे तक गांधीनगर पहुंच जाएंगे। कुंदन, ये जो मंत्रियों की सूची तैयार की गई है मेहुल, किस आधार पर? क्षेत्रीय आधार पर, जातिगत आधार पर, क्या आधार रखा गया है? देखिए, सारे समीकरण इसमें बिठाए गए हैं। एक तो इलाका जो प्रदेश है, हम 4 जोन में इनको बांटे, तो सौराष्ट्र कच्छ से लेकर दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और उत्तरीय गुजरात। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार ट्राइबल बेल्ट में बड़ा फायदा हुआ है, बड़े पैमाने पर जीत हासिल की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने, तो वहाँ से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाया गया है। सौराष्ट्र में से महिला के तौर पर भानुबेन बाबरिया, जिनको 2012 तक
वो विधायक थे। 2017 में उनको टिकट नहीं दिया गया था और 2022 में फिर से उनको टिकट दिया गया, उनको भी मंत्री बनाया गया है। परसोत्तम सोलंकी बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी के। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हुए वो इस कार्यकाल में प्रधानमंडल में आए थे और तब से वो लगातार मंत्री बनते आए हैं। तो इस बार भी परसोत्तम सोलंकी को मौका दिया गया है। कुंवर जी बावलिया विजय रूपाणी की कैबिनेट में मंत्री थे, उसके बाद मंत्री पद से उनको हटाया गया था। भूपेंद्र पटेल की सरकार में फिर उनको न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण में। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो जाति ज्ञाति के समीकरणों को देखा गया है, प्रदेश में कौन बड़ा चेहरा है, क्योंकि प्रदेश को भी मान्यता मिले, और जो बाकी कुछ समीकरण है वो बिल्कुल पढ़ाई, उनकी शिक्षा, जाति ज्ञाति और प्रदेश, इन तीनों को कुल मिलाकर सम्मिलित कर ये मंत्रिमंडल का प्रारूप तैयार किया गया है। कुंदन, बिल्कुल मेलू बने रहिए। तो आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त कि कौन कौन से लोग जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। सबसे पहला नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। इसके बाद अमित शाह की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में दिखाई देगी। अमित शाह मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी गुजरात में मौजूद रहेंगे, गांधीनगर में, और उनकी मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल दूसरी बार लगातार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी भी होगी। जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने खूब मेहनत की। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश भी मौजूद रहेंगे। तो इतिहास रचा है बीजेपी ने। गुजरात में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भी गुजरात में काम किया, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम की तस्वीरें भी, कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेहुल, जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, एक बार फिर से जातिगत आधार वाला वो ग्राफिक्स चला दीजिए प्लीज। आप जातिगत आधार वाला जो ग्राफिक्स है वो बताइए, चलाइए विंडो में। मैं ये जानना चाहता हूं मेहुल, जो जातिगत आधार और क्षेत्रीय आधार रखा गया है मंत्रियों का सिलेक्शन में, क्या वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी रखा गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मंत्रिमंडल का कद जो है काफ़ी छोटा है। केवल 17 मंत्री शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ। हो सकता है कि आने वाले एक साल में मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें 5 से 7 मंत्री और जोड़े जा सकते हों। अभी तो जिस तरह से भव्य तरीके से 156 विधानसभा क्षेत्र को देखते हुए जीत हासिल हुई है, उसके बाद लगता है कि एक आध साल तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा सकता है। एक साल के बाद जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, जिस प्रकार से ट्राइबल बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर फूल बरसाए हैं, उसको देखते हुए वहां से मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। खासकर देखा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पूरे गुजरात चुनाव की कमान संभाली, प्रचार की कमान संभाली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दौरे किए, उसके आधार पर यह भव्य जीत मिली है। तो यकीन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ट्राइबल बेल्ट है, दाहोद है, जालोद है, गरबाड़ा है, ये जो आदि जाति इलाके हैं, वहाँ भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। चूँकि अब तक ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहाँ बड़ी सेंध लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती कायम की है। तो अभी इस वक्त वहाँ से मंत्री ज़्यादा बन सकते हैं और बाकी जो देखा जाए कि आने वाले एक आध साल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेहुल, आप चूंकि कह रहे हैं कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पर बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जबरदस्त रहा था, और हम चुनाव के दौरान चर्चा कर रहे थे कि जहां पर बीजेपी कमजोर रहती है वहां पर जबरदस्त तरीके से मेहनत करती है। उसकी मेहनत महीनों पहले से शुरू हो गई थी उन इलाकों में, और यही वजह है कि कैबिनेट में जो प्रतिनिधित्व मिलेगा वो पाटीदारों के बाद दूसरा नंबर शेड्यूल ट्राइब एसटी का ही होने वाला है। यही वजह है।
जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये समझा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का कद छोटा रखने की बात कही थी। उसके बाद ही 17 जो नाम सामने आए हैं उनको टेलीफोनिक सूचना दी गई थी कि कल रात में ही कि आपको कल सुबह शपथ ग्रहण करना है। ये इस तरीके से देखा जाए तो थोड़े मंत्रिमंडल 17 सदस्यों का रहेगा और उसके बाद बाकी जो बचे हैं उनको अगले साल या इस कैबिनेट के परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और हो सकता है कि इसमें नए मंत्री भी जुड़े राजस्व या कैबिनेट के। पर कुल मिलाकर देखा जाए जाति ज्ञाति और प्रदेश इसको मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया गया है, जो आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मेहुल, हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि चूंकि अब भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री जीतकर क्या है, सिर्फ एक की हार हुई है। मैं जानना चाहता हूं उन मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा या फिर नए लोगों को मौका दिया जाएगा? देखिए, मंत्री ज़्यादातर जो है भूपेंद्र पटेल सरकार वाले आधे मंत्री उनके सरकार में जो काम कर चुके हैं, जैसे हर्ष संघवी काम कर चुके हैं, उनको वापस लिया जा रहा है। कुबेर डिंडोर है, उनको वापस लिया जा रहा है। सबसे अहम बात है कि ऐसा नहीं कि केवल भूपेंद्र पटेल सरकार के मंत्रिमंडल के में से ही लोगों को लाया जाए। भाई, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग मतलब आनंदीबेन की सरकार में कोई मंत्री थे, तो कोई जिस तरह से विजय रूपाणी की कैबिनेट में मंत्री थे, कुंवर जी बावलिया की बात ले लीजिए। कुंवर जी बावलिया जसदन से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से, राजकोट के बगल से। वो विजय रूपाणी की कैबिनेट में शामिल थे, पर सीनियर होने के नाते और एक बार मंत्री रह चुके होने के नाते इस बार फिर से परसोत्तम सोलंकी और कुंवर जी बावलिया को मौका दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। तो जहां ये समझिए कि परसोत्तम सोलंकी कोली समुदाय से आते हैं, बहुत बड़ा रुतबा है उनका भावनगर जिले में। भावनगर ग्रामीण विस्तार से तक करीब करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त से चुनते आ रहे हैं, तो कोली समुदाय का पर उनका काफ़ी प्रभुत्व भी है। इस वजह से हो सकता है कि पुरुषोत्तम सोलंकी को फिर से भूपेंद्र पटेल सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। पुरुषोत्तम सोलंकी इससे पहले विजय रूपाणी में भी थे, आनंदीबेन पटेल के भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस तरह से कुंवर जी बावलिया को भी लिया गया है। तो ज्ञाति जाति के जो आधार का समीकरण भी बिठाना है। काफ़ी कुछ क्षेत्रों में जहाँ जिस ज्ञाति का प्रभाव है वहाँ के बड़े चेहरों को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और जैसे मैंने कहा कि 2024 से पहले हो सकता है कि पुनर्विस्तार हो मंत्रिमंडल का भूपेंद्र पटेल की सरकार में, और उसमें कई और मंत्रियों को भी जोड़ा जा सकता है। कुंदन, बिल्कुल। तो फिलहाल 17 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ 17 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आज दिखाई दे सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप न्यूज इंडिया पर सबसे पहले देख पाएंगे। चुनाव के दौरान भी लगातार हम आपको कवरेज दिखाते रहे, वहां की हर हलचल पर हमारी नजर रही। फिलहाल कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर फिलहाल लोगों की भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जबरदस्त तैयारी यहां पर की गई है। तैयारियों के बारे में भी बता दीजिए मेहुल, ये यहां पर जबरदस्त तैयारी दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर मौजूद रहते हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजामात और व्यवस्था तो चाक चौबंद होती है, लेकिन चूंकि ये ऐतिहासिक जीत रही है बीजेपी की और पूरे देश में चुनावी इतिहास को देखें तो ऐसी लगातार जीत कभी नहीं हुई। वाम दलों को छोड़ दिया जाए, पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो मैं ये जानना चाहता हूं उसी हिसाब से भव्यता भी दिखाई देगी शपथ ग्रहण समारोह की, क्या तैयारी है? देखिए, जब से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहे थे 12-13 साल तक, उस वक्त से गुजरात को दिव्य और भव्य बनाने की उनकी कोशिश रही है। हर कार्यक्रम हो या हर कोई बड़ा इवेंट हो, ये दिव्य और भव्य तरीके से ही मनाया जाता है। ठीक उसी तरह गांधीनगर के जो विधानसभा क्षेत्र है उनके पीछे मुख्यमंत्री के लिए जो हेलीकॉप्टर तैनात रहता है, उस हेलीपैड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। 3, जैसे मैंने पहले बताया कि एक मंच पर साधु संत होंगे, दूसरे मंच पर गणमान्य अतिथि होंगे और बीच वाला जो मंच है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिस तरह से मैं बात करूं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर के रास्ते कल रात से ही बंद कर दिए गए हैं और जो बाकी सरखेज गांधीनगर जो सौराष्ट्र की ओर से रास्ता आता है, तकरीबन 40-50 किलोमीटर के रास्ते में अभी से ट्रैफिक जैम की स्थिति दिखाई दे पड़ रही है। मैं आपको बताऊं कि गांधीनगर में कई एरिया ऐसे डाइवर्जन के तौर पर रखे गए हैं और पार्किंग भी विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी लंबी दूरी पर रखी गई है। वीवीआईपी और मीडिया
इंडिया कहाँ गाड़ियां अपनी पार्क करेंगे और उसके बाद कितना पैदल जाना पड़ सकता है उसका भी अभी अंदाजा नहीं, चूंकि हम कार्यक्रम स्थल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रुके हुए हैं। अभी हमें भी वहां पहुंचना है। पर जिस तरीके से कल रात से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, चाहे अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से हो, चाहे गांधीनगर पुलिस कमिश्नर की ओर से हो, तो जिस तरह से देखा जाए कि जनरल पार्किंग काफी 3-4 किलोमीटर दूर हो सकती है और बाकी विधानसभा परिसर है उसमें मुझे लगता है कि केवल वीवीआईपी को ही उनकी गाड़ियों को एंट्री मिल सकती है। बाकी लोगों को इर्द गिर्द जहां पार्किंग अलॉट किया गया है वहां पर उनकी पार्किंग हो सकती है। शुक्रिया मेहुल झाला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के दोबारा आपके पास लौटेंगे। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया है। राजा पटेरिया ने पीएम की हत्या की बात तक कह दी है। क्या कांग्रेस के लोग इस हद तक गिर सकते हैं, इस हद तक बातें कर सकते हैं? संविधान बचाने के लिए पीएम की हत्या जरूरी है, ये कह रहे हैं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया। इस वक्त की बड़ी खबर, संविधान रक्षा की दुहाई देकर के राजा पटेरिया जो कांग्रेस के नेता है वो पीएम की हत्या तक की बात सार्वजनिक तौर पर कह देते हैं। संविधान बचाना है तो पीएम की हत्या के लिए तत्पर रहें, ये बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस तरह की बातें शायद कोई आतंकवादी करते हो, लेकिन यहां पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने ये बातें कही है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इन दशाएं कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा, नेता की उपेक्षा होती है कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचा। तो राजा पटेरिया के बयान को सुना आपने और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजा पटेरिया पर एफआईआर का आदेश दिया गया है। एमपी के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं पटेरिया और उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए। एमपी के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री ने एफआईआर के आदेश दिए राजा पटेरिया के खिलाफ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।